हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा टॉपिक पीछे चल रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, वो हमने खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में। आई होप सबको समझ में आया होगा। और जो चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको साथ में करते हुए चलने हैं प्रीवियस ईयर के, वो आप लोग करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली है। स्टार्टिंग हमने यहां से की थी। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखे गए हैं, कौन से आर्टिकल्स को कवर करते हैं। पार्ट नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 टू 35। देन हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स। राइट्स की डेफिनेशन देखी और इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे जाके हमने देखा कि फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कितने हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स और एक फंडामेंटल राइट जो पहले हुआ करता था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, उसे रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया? क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं किया उसे। यहां से निकाल के, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के हमने कहां पे डाला है? पार्ट नंबर 12, आर्टिकल नंबर 300, क्लॉज ए। एंड नाउ इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट ऑफ द नेशन, इन नेशन। ठीक है, अब इसका दर्जा कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, जिसे हम संवैधानिक या फिर विधिक अधिकार कहते हैं, कानूनी अधिकार कहते हैं, वो इसका दर्जा हो गया है। याद रखना है कौन से अमेंडमेंट से हमने हटाया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, बिल्कुल 1978। और मैंने आप लोगों को बोला था प्रियम्बल वाला जो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो। चीजें यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मत सोचो कि यदि हमें पता है तो हम लिखेंगे नहीं। लिखने से चीजें लॉन्ग रन में याद रहती है। इसलिए जो भी यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसे कमेंट डाउन करने की कोशिश किया करो। एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यदि आप उन्हें लिख लोगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं हमारी क्या है फंडामेंटल राइट की, ये हमने एक एक करके डिस्कस की। पूर्ण है, पूर्ण नहीं है, सीमित है, मतलब हर फंडामेंटल राइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। कुछ नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ नागरिक और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। नागरिकों को दिए जाने वाले याद कर लो, विदेशियों वाले अपने आप पता चल जाएंगे। नागरिक प्लस विदेशी वाले अपने आप पता चल जाएंगे। केवल नागरिकों वाले 15, 16, 19, 29, 30। इसके बाद कुछ अधिकार प्रकृति में सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। जैसे आर्टिकल नंबर 19, 25 जो आपको कुछ करने की आजादी देते हैं वो सकारात्मक है, जो आपको कुछ करने से रोकते हैं वो नकारात्मक है। आगे की मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है, इनको एनफोर्स करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब न्यायालय द्वारा संरक्षित है। यदि इनका हनन होता है तो कोर्ट के पास हम जा सकते हैं। संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट? चेंज इन्हें कौन कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। आपातकाल के समय यदि देश बाहरी कंट्री से युद्ध में फंसा हुआ है या फिर देश में ही रिबेलियन हो गई है, देश के अंदर ही लोगों ने हथियार उठा लिए, उस स्थिति में फंडामेंटल राइट आपके रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 33, 34, 35। 33 के अंदर है कि कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। वो कुछ लोग स्पेशल लोग हैं, जैसे कि पुलिस बल हो गए, अर्धसैनिक बल हो गए, खुफिया एजेंसी के लोग हो गए, जिनके पास देश से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उनके कुछ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वो सामान्य लोगों जैसे नहीं होते, वो विशेष होते हैं, इसलिए उनको फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत होती है उनके। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 34, जहां पे मार्शल लॉ लागू है, वहां पे फंडामेंटल राइट आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखा आर्टिकल नंबर 35, जिसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स कुछ तो अपने आप लागू हो जाते हैं और कुछ लागू करने पड़ते हैं लॉ बनाकर, और लॉ बनाकर इन्हें लागू करने का काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद ही फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, राज्य की विधायिकाएं नहीं बना सकती। ऐसा किस लिए किया गया है? जिससे कि देश में एकरूपता बनी रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रियम्बल की पीडीएफ नहीं अवेलेबल करवाई गई है, तो आज बिल्कुल आपको प्रियम्बल की पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप जब तक शायद ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो आपको प्रियम्बल की पीडीएफ मिल जाएगी। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद कुछ कुछ चीजें जब मुझे लगता है कि पीडीएफ बीच में देनी है तब मैं दे दूंगी, बाकी टॉपिक खत्म होने के बाद आपको फाइनल पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी पीडीएफ को लेकर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, वहां पे रेगुलर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं, अब हमने क्या पढ़ना शुरू किया? एक एक आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक कौन कौन से आर्टिकल हैं?
अच्छा, यहां तक हम इसको पढ़े ना, यहाँ पे आज मैं इसे आपको रिवाइज करवाऊं, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। 2 आर्टिकल जो हमने छोड़ दिए ना, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद आर्टिकल नंबर 12 और 13 आज और देख लो यहीं पे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 और 13 देख लो, बहुत ज्यादा वो नहीं है, उसके अंदर से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, और यहीं पे हम इसको खत्म करके चलते हैं। आर्टिकल नंबर, ये पेन अच्छा नहीं लगता, ये पेन अच्छा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्या है, 12। हमने क्या देखा था, आर्टिकल नंबर 12 से हमारे फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं, 12 से लेकर 35। तो हमने जो देखा समानता का अधिकार वो 14 से शुरू हो रहा है, और खत्म जब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 पे खत्म हो जाता है। तो 32 के आगे के 33, 34, 35 ये तो हमने देख लिए, है ना। 12 से 35 पढ़ने ना हमें, तो 32 से आगे के 33, 34, 35 देख लिए। अब हम जो आर्टिकल बीच में पढ़ रहे हैं उससे पहले 12 और 13 और रह जाता है कि इन दोनों के अंदर क्या है। फिर बीच वालों में तो राइट्स हमारे हैं ही, वो हम एक एक करके लाइन से पढ़ ही रहे हैं। 12 और 13 आप यहीं पे देख लो, यहीं पे देख के खत्म करते हैं, ठीक है। 12 के अंदर क्या दिया गया है, एक वर्ड में, एक लाइन में आप देखो तो राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा से क्या मतलब है, आगे जाकर हम, पहली बात तो ये समझो कि राज्य का मतलब, यदि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो तो क्या होता है, देश से होता है। वैसे हम राज्य किसको बोलते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सब हमारे क्या है, भारत के राज्य हैं। आम लोगों की भाषा में हम इन्हें ही राज्य बोला करते हैं। लेकिन जब आप घुसते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वहां पे राज्य शब्द का मतलब होता है पूरा देश। स्टेट इज अ कंसीडर्ड एज अ नेशन, नेशन को हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं राज्य की परिभाषा की, तो जहां पे फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्ट नंबर 3। इसमें जहां जहां पर भी राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उस राज्य शब्द की परिभाषा कहां पे दी गई है, आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। जैसे आपने कल पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा है, राज्य नागरिकों के साथ केवल इसको लेकर बर्ताव ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो राज्य लिखा है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। क्या पंजाब की सरकार, क्या राजस्थान की, राजस्थान राज्य की बात हो रही है, या फिर भारत की बात हो रही है, भारत में किसकी बात हो रही है। तो इस तरीके की जो सारे क्वेश्चन है ये कहाँ पे डील किए जाते हैं, ये यहाँ पे डील किए जाते हैं कि राज्य शब्द जहां जहां पे भी पार्ट नंबर 3 में आएगा, उस राज्य वर्ड का क्या मतलब है, ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है। अब ये मतलब इसके अंदर दिया गया है, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे मेरे को लगता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, तो इतना आपको पता चल गया, आर्टिकल नंबर 12। यदि आपको समझना है तो इसमें आप क्या देख सकते हो, मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन उतना स्कोप नहीं है इसके पूछे जाने का, ठीक है। पहली चीज इसके अंदर क्या आती है, केंद्र के, केंद्रीय विधायिका और कार्यपालिका, या फिर संघीय, संघीय या फिर केंद्रीय विधायिका एवं कार्यपालिका, मतलब केंद्र सरकार, कार्य, केंद्र की सरकार प्लस केंद्र में संसद। विधायिका क्या होती है, कानून निर्माण करने वाली संस्था, और कानून निर्माण हमारे देश में कौन करता है, संसद करती है। संसद प्लस कार्यपालिका कौन होती है, जो हमारी चुनी गई सरकार है, तो वो संसद प्लस सरकार, ये दोनों चीजें आएंगी। फिर अच्छा, यदि आप लोगों को विधायिका और कार्यपालिका में डिफरेंस नहीं पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप लोग बताओगे कि मैम बता दो इसे, कार्यपालिका और विधायिका में क्या डिफरेंस है, हमारे देश की संसद और सरकार में क्या डिफरेंस है, यदि ये चीज आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अभी के लिए मैं मान रही हूँ कि लोग जानते हैं संसद और कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है, ठीक है। संसद के बारे में सबने सुना है, सरकार के बारे में सबने सुना है, लेकिन संसद के अंदर कौन कौन शामिल होता है, सरकार के अंदर कौन कौन शामिल होता है, ये आप लोगों को यदि डिफरेंस नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। राज्य विधायिका और कार्यपालिका, जैसे केंद्र में विधायिका होती है वैसे ही राज्य की अलग अलग विधायिका होती है, और हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, ठीक है। जैसे राजस्थान में अलग सरकार है, पंजाब की अलग सरकार है, राजस्थान की अलग विधानसभा है, पंजाब की अलग विधानसभा है, तमिलनाडु की अलग विधानसभा है, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट, पंचायतें और नगरीय निकाय आ जाते हैं,
इसके अलावा अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण जिसमें आपका क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC हो गया, ONGC हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे प्राधिकरण जिनके पास राज्य जैसी ही शक्तियां होती हैं, इन्होंने यदि कोई कानून बना दिया, इन्होंने कोई रूल बना दिया, कानून तो कौन बनाता है, संसद ही बनाती है, लेकिन ये भी तो कोई रूल नियम उपनियम बनाने की शक्ति रखते हैं ना। एयरपोर्ट पे अलग रूल्स होते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए होते हैं, LIC के अलग रूल्स होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके द्वारा बनाए गए नियम उपनियम भी कानून जैसी ही वैधता रखते हैं, और इनको आप यदि तोड़ते हो तो आप, ऐसा माना जाता है कि आपने कानून तोड़ा है और आपको उसी तरीके से सजा दी जाती है। तो इसलिए इनको भी राज्य की कैटेगरी में रखा गया है। तो केंद्र की सरकार और केंद्र की संसद, राज्य की सरकार और राज्य की संसद, ग्राम पंचायत में जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये प्लस अन्य प्राधिकरण, ये सब किसकी परिभाषा में शामिल होते हैं, राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल होते हैं। यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हम क्या देखते हैं, राज्य द्वारा हनन नहीं किया जाना चाहिए, तो राज्य का मतलब क्या है, ये लोग आपसे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। यदि छीनते हैं तो आप इनके खिलाफ वाद लेकर कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो राज्य का मतलब है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 13 की यदि बात करें तो पहली चीज इसके अंदर क्या है, मूल अधिकारों से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। मतलब इसके अंदर क्या है, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट, या फिर आप क्या कह सकते हो, विचार, न्यायिक समीक्षा का विचार यहां से निकल कर आता है। इसको समझने की जरूरत है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, मतलब कि जब भारत का संविधान बना तो हमारे पास क्या आ गए, फंडामेंटल राइट्स आ गए। अब फंडामेंटल राइट्स तो अभी बने हैं, लेकिन भारत के अंदर पहले से भी कुछ नियम कानून लागू थे, और भारत के आजाद होने के बाद भी अब नए नियम कानून बनाए जाएंगे। चाहे वो पहले के नियम कानून हो, चाहे वो आज भारत आजाद होने के बाद, हम तब की बात कर रहे हैं, उसके बाद बनाए गए कोई नियम कानून हो, कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाए, उससे असंगत हो, उससे अलग हो। यदि ऐसा कोई भी कानून एग्जिस्ट करता है पहले का या फिर नया बनाया जाता है, तो वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से साम्यता नहीं रखता, उसके अगेंस्ट जाता है। और ये जीरो करने का काम क्या, देखो, मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। जो मूल अधिकारों से जो भी मैच नहीं करेगा कानून, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब रद्द किसके द्वारा किया जाएगा, रद्द किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब कोर्ट ये काम करेगा, कानून बना पहले का या फिर नया कानून बन रहा है तो उसको देख के चेक करके कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा कहीं। ऐसा चेक करने के बाद यदि वो जा रहा है तो उसको जीरो कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कानून को रिव्यू किया, वापस से चेक किया, कानून बन चुका है लेकिन देखा, उसको चेक किया कि ये कहीं फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। उन्हें लगा तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो न्यायालय ने क्या किया, उसे समीक्षा की, उसकी जुडिशियल रिव्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो, रिव्यू, व्यू मतलब देखना, री मतलब वापस से देखना, रिव्यू मतलब वापस से देखना, ठीक है। तो किसी कानून को वापस से चेक किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा, एक बार बनने के बाद, या फिर जो पहले से बने हुए हैं उनको वापस से चेक किया जाएगा, क्या मौलिक अधिकारों से असंगत तो नहीं है। यदि है तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसे शून्य घोषित कर दें। तो यहीं से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत निकलकर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है। कहां पे लिखा गया है,
आर्टिकल नंबर 13 के में जो चीजें लिखी गई हैं उनसे निकल कर आता है। अलग से संविधान में कहीं पे भी न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की गई है। यदि आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा संविधान में कहां लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में क्योंकि ये बात लिखी गई है कि मूल अधिकारों से जो अगेंस्ट जो भी चीज जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और जीरो करने का काम कौन करेगा? न्यायालय करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। एक चीज इसके अंदर और लिखी गई है, विधि की परिभाषा। क्या चीज? विधि की परिभाषा। हम क्या देख रहे हैं? मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, वो जीरो हो जाएंगे। ये कानून, कानून से क्या मतलब है? कानून का मतलब क्या है? विधि की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ? ये बात भी आर्टिकल नंबर 13 में लिखी गई है कि किस चीज को हम कानून मानेंगे, किस चीज को हम कानून नहीं मानेंगे। कहीं क्या पता चले कोई कानून ना हो, कोई नॉर्मल ही नियम हो, और उसको हमने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट समझ के उसको डिलीट कर दिया, डिलीट मार दिया, रद्द करवा दिया, फिर कहेंगे कि ये तो कानून था ही नहीं, है ना? तो समझो, ये विधि की परिभाषा के अंदर केंद्र की विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है तो उसको भी कोई भी नियम बनाती है तो उसको भी कानून माना जाता है। राज्य विधायिका या कार्यपालिका भी कोई आदेश देती है तो उसको भी नियम क्या माना जाता है? कानून माना जाता है। स्थानीय निकाय कोई नियम उपनियम बनाता है तो उसको भी कानून माना जाता है। अन्य प्राधिकरण में जो भी चीजें बनाई जाती है, नियम उपनियम आदेश जारी किए जाते हैं, सरकार के द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किए जाते हैं, उनको भी विधि माना जाता है। तो वो सारी की सारी जो भी नियम उपनियम कानून इन सबके द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? फंडामेंटल राइट से साम्यता रखते हुए होने चाहिए। विधि की परिभाषा में इनके द्वारा बनाई गई सारी चीजें आती है, और यदि वो विधि की परिभाषा के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वो शून्य हो जाएंगी। तो दो चीजें आपको कुल मिला के यहाँ पे याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 13 में क्या आता है। एक तो विधि की परिभाषा, दूसरा मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। शून्य होंगी तो शून्य होने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो कोर्ट के न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यहां से निकल कर आता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल नंबर 12 13 में इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। मोटा मोटा बोले तो आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य, मतलब न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्लस विधि की परिभाषा। ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों ने देखा आर्टिकल नंबर 14 से 18। 14 में दो चीजें, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यूके और यूएसए से विचार लिया गया। आर्टिकल नंबर 15 राज्य नागरिकों के साथ, अब ये राज्य वर्ड की परिभाषा आपको पता चल गई। राज्य के अंदर केंद्र की विधायिका कार्यपालिका, राज्य की विधायिका कार्यपालिका, स्थानीय निकाय, अन्य प्राधिकरण, ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे, और जहां जहां राज्य शब्द आएगा उन सबका मतलब वही रहेगा। पार्ट नंबर 3 में नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर सार्वजनिक स्थानों को एक्सेस करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 5 आधार दिए हुए हैं, केवल लिखा गया है और नागरिक लिखा गया है, मतलब केवल नागरिकों को उपलब्ध है, और ऊपर वाला नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 15 के कुछ एक्सेप्शंस है। महिला बच्चों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा। आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें क्या है, राज्य 7 आधारों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा सरकारी नौकरी के अंदर। बाकी कोई आधार है तो भेदभाव किया जा सकता है, इन 7 आधारों पर नहीं होगा। 5 आधार तो वही है जो आर्टिकल नंबर 15 में लिखे गए थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, और लास्ट के 2 उद्भव और निवास। ठीक है, डेसेंट और रेजिडेंस, इनको लेकर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। अगेन ये भी किसको अवेलेबल है? केवल सिटीजन को अवेलेबल है। देन हमने पढ़ा 17-18 अस्पृश्यता का निषेध और उपाधियों का निषेध। ठीक है, अस्पृश्यता का निषेध और उपाधियों का निषेध। अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अपराध माना जाएगा, जो भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है उसे जेल या फिर जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसको लागू करने के लिए सरकार के द्वारा कानून भी बनाया गया था। उपाधियों का अंत, जो भी सेना और शिक्षा से संबंधित जो भी उपाधि है उसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। बाकी यदि जो हमारे पुरस्कार हैं उनको क्या माना गया है? सम्मान माना गया है, अलंकरण माना गया है। जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? सम्मान है। तो इनको दिया जा सकता है, लेकिन अगेन नाम के आगे उनको नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सैन्य और शिक्षा संबंधी उपाधियां नाम के आगे भी लगाई जा सकती है, जैसे हम डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे यदि कोई व्यक्ति ने पीएचडी की है या फिर वो पीएचडी की उपाधि उसे मिली है। सैन्य अधिकारी कर्नल या लेफ्टिनेंट का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 क्या है इसके अंदर बताओ। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर सबसे पहले 19 की, आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 की बात करो, सबसे पहले क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 19, एक एक करके पढ़ते चलो। पहला है आर्टिकल नंबर 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार स्वतंत्रताओं का वर्णन। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या याद रखनी है क्या? बिल्कुल याद रखा जा सकता है इनको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि बात की जाए, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद हो जाएंगे, भी पहले लिख लेते हैं, फिर उनको मैं याद करने की एक ट्रिक भी बता देंगे साथ साथ, तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, पहली क्या है हमारे पास, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये तो आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इस चीज को डिस्कस करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास बोलने का अधिकार है, इसलिए मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तब भी हमने इसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसके अंदर आती है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताओं में से एक है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी बातों को कह सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वो अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए। जो चीजें आपको बोलने से मना किया गया है वो नहीं बोलोगे आप। ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे दूसरे व्यक्ति की गरिमा का हनन हो, न्यायालय की अवमानना हो, विदेशों के साथ संबंध खराब हो। इस तरीके की बातें कुछ कुछ लिखी गई हैं, वो चीजें मानने के बाद आप कुछ भी बोलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसके बाद शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखो, मान लो कि यहाँ पे सब लोग एक जगह क्या है, इकट्ठे हो रहे हैं। मान लो कि एक क्लास ही है, आप सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, और मैं यहाँ पे क्या है, आई एम टीचिंग यू पॉलिटी। ठीक है, नॉट क्या है ये, मतलब वैसी क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास में हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। इमेजिन करो, इससे आपको ये सारी चीजें आगे जो हम लिखने वाले हैं वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहली शर्त मैं आपके साथ क्या रखती हूँ कि यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो पहली बात आपको क्या करना है, शांति से यहाँ पे बैठे रहना है। तो सारे लोग क्या करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, प्लस कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, किसी के भी पास कोई भी हथियार, चाकू, छुरी नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, लड़ने बैठ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, तो पहली बात, आपको शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है, आपको कोई भी हथियार, छुरी, चाकू लेकर नहीं आना। तो ये क्या हो गया, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन हो रहा है, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, आकर बैठने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अपनी क्लास चलते चलते हो गया, बढ़िया आराम से क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, बैठने के बाद आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे करके क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं ना, लोग अपने दोस्त बना लेते हैं, कुछ कुछ लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। इनका अलग ग्रुप बन गया, इन लोगों का भाई अलग ग्रुप बन गया, और इन लोगों का अलग ग्रुप बन गया। इन्होंने अपने अपने क्या बना लिए, समूह बना लिए, इन्होंने अपने अपने क्या कर लिए, समूह बना लिए। तो क्या मैं इनको मना करूंगी क्या समूह बनाने की, तो कोई मना ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, समूह, संघ, सहकारी समिति, एक ये वर्ड ऐड बाद में किया गया था अमेंडमेंट से, सहकारी समिति वाला, समूह, संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, समूह, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता।
समूह, संज्ञा, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अब सबके ग्रुप बन गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी अच्छी दोस्ती बढ़ रही है, सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्लास में भी आते हैं, अच्छे से क्लास लेते हैं, क्लास के बाद घूमते फिरते हैं, अच्छे से अपने मजे करते हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करते हैं साथ में, ग्रुप स्टडीज भी बोल सकते हो, इनके ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई चलो अब हमने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं कहीं, है ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया, बॉक डाउन सा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा अब एग्जाम भी खत्म हो गया, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कहीं जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ जाएंगे फिर बताओ, ये क्या है, जिसमें जो पहला घूमने वाली चीज है ना, कहाँ पे जाओगे घूमने के लिए, इंडिया में ही जा सकते हो, कहीं इंडिया से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि छोटे भी हैं यदि कुछ लोग, तो उनको बाहर जाने की परमिशन भी नहीं मिलेगी, है ना। भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ग्रुप बनने के बाद घूमना फिरना तो सबसे पहले होता है ना, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब समूह बना लिया इन्होंने, तो इन्होंने घूमना फिरना शुरू किया। ऊपर वाले लोगों ने प्लान बनाया कि हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे मनाली, नीचे वाले लोगों ने बोला हम कहाँ जाएंगे, गोवा, और तीसरे वाले लोगों ने बोला हम जाएंगे केरला, ठीक है, केरला, या फिर क्या बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट ले लो, सबको बराबर हम पार्ट देंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर जगह है, मेघालय, इन्होंने बोला हम मेघालय जाएंगे, एक ने चुन लिया हम गोवा जाएंगे, एक ने बोला हम मनाली जाएंगे, हम घूम के आ रहे हैं, हमने बहुत पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे से एग्जाम दिया, इसके बाद हम घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूमो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अब क्या हुआ, ये जो बच्चे गए थे ना मेघालय, इनको क्या लगा, भाई बहुत ही सुंदर जगह है ये तो, यहाँ पे तो मजा ही आ गया, है ना, यहाँ पे मजा ही आ गया, तो क्या करेंगे, हम जा ही नहीं रहे यहाँ से, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे अपना आगे का जीवन बिताएंगे, ठीक है। ये अलग चीज है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता, ठीक है। तो मेघालय में रहने वाले लोगों को वहां पे की जगह पसंद आ गई और वो क्या करने लगे, वहीं पे उन्होंने रहने का निर्णय कर लिया। भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी रहा जा सकता है, निवास की स्वतंत्रता। अब ये वहीं पे रहने लग गए, रहेंगे तो लेकिन करेंगे क्या वहां पे, यहाँ पे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, चीजें क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, वहां जाके क्या करोगे, अब वहां जा रहे हो, रह रहे हो सुंदरता में, काम भी करना पड़ेगा, तो क्या है, कोई वृत्ति आजीविका या कारोबार करने का अधिकार, कारोबार की स्वतंत्रता, शॉर्ट में लिख लो इसे, ठीक है। अब ये मेघालय वाले लोग मेघालय में ही रुके हुए हैं, वहां पे क्या करते हैं, अपना वहीं पर रह रहे हैं और वहीं पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज, केवल एक वाक अभिव्यक्ति की हमने याद की अलग से, बाकी सारी चीजें साथ में मिले बैठे, तो क्या हुआ, इनके ग्रुप्स बन गए, ग्रुप बन गए तो घूमने गए तो एक को तो वहां, ये लोग तो वापस आ गए, ये वहीं पर रहने लग गए तो क्या करेंगे, वहां पर काम भी करेंगे। इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से आप लोग इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद एक और क्लास करेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे, चीजें को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, यदि ये चीजें याद हो गई तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बिना देखे, बिना कुछ कहीं से रेफरेंस लिए, आपको याद करके दिमाग में ये कहानी के माध्यम से चीजें लिखनी है, ठीक है। तो अभी के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में चीजों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।